जैसा कि हमारी आखिरी वीडियो जो थी वो थी जी7 के ऊपर। उसी सीरीज़ के मातहत अब हमारी अगली वीडियो है जी20 के ऊपर, जैसा कि हमने वादा किया था। जी20 वो ऑर्गेनाइज़ेशन जिसके बारे में आज पूरे हिंदुस्तान में जगह-जगह चर्चा है, बिकॉज़ भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिली हुई है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में जी20 की अलग-अलग मीटिंग्स भारत के अलग-अलग शहरों में हुई, जिन्हें मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस वगैरह-वगैरह की। इंदौर में जिस शहर से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, उस शहर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स की और एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग्स को होस्ट करने का मौका मिला। अब ये आखिर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? और किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट डालता है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक रोल प्ले करता है? जी20 जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 में एक ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर और अगेंस्ट सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के थ्रू किया गया, जिस तरह से कि जी7 में कहा गया, जिसका मेन मकसद डेवलप्ड कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को साथ में लाना था। वक्त को समझे, जो इल्ज़ाम लगता रहा है जी7 के ऊपर कि केवल डेवलप्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, तो बजाय अपने ग्रुप को खोलने के उन्होंने एक नया ग्रुप बनाने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया, जिसके अंदर बदलते हुए वक्त के अंदर जिन कंट्रीज का राइज हो रहा था, वो डेवलपिंग कंट्रीज जो ग्लोबल इकोनॉमी में राइज कर रही थी, या वो कंट्रीज जो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई दिख रही थी, इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, उनको शामिल करके एक नया ग्रुप बनाया गया, जिसका मेन मकसद इकोनॉमिकल इश्यूज पे, ऐसे इश्यूज पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल ट्रेड मार्केट और ग्लोबल करेंसी मार्केट पे असर डालता है, उस पर डिस्कस करने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए ये ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाता है। इसकी स्पेसिफिक बनाने के कारणों में एक अहम रोल 1997 का एशियन क्राइसिस भी था, जिसमें एशिया की उस समय की इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसमें साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आते हैं, सिंगापुर आते हैं, उनमें जो एकदम से इकोनॉमिकल क्रैश हुआ था, उसने कहीं ना कहीं दुनिया को हिला के रख दिया। इन इमर्जिंग एशियन टाइगर्स के इस क्राइसिस ने कहीं ना कहीं जी7 और इन तमाम डेवलपिंग कंट्रीज को सोचने के लिए मजबूर किया कि बदलते हुए इकोनॉमिकल सेटअप के अंदर हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन कर सके और इस तरह के क्राइसिस को फ्यूचर में रोक सके। इसके मेंबर कौन है? अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया। अब रशिया को जी7 से निकाल दिया पर जी20 में है, तो याद रखिए जब लीडर की मीटिंग होगी तो बाइडेन के सामने पुतिन खड़े होंगे। रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएसए प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हमेशा मुफ्त में घुस जाता है हर जगह। दुनिया की ग्लोबल जीडीपी का 90%, आबादी का भी बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 70%, 60% के करीब। मेन मकसद मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैनेज करना, दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को रिव्यू करना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म की बात करना। देखिए पिछले कुछ सालों में आप देखें किस तरह से चाइना और इंडिया ने अपने वोटिंग शेयर्स को बढ़ाने की कोशिश की है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो एक रिलेवेंट प्लेयर बने रह सकें ग्लोबल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मैकेनिज्म में। देखिए एक एग्जाम जी7 पे क्या लगता रहा, अपने वोटिंग कोटास के थ्रू उसने कहीं ना कहीं एक तरह से एक न्यू कॉलोनियल टेंडेंसी को, एक हेजेमनी को इस्टेब्लिश किया, तो उसको काउंटर करने की कोशिश जी20 के पहले से बात चल रही थी भाई, कि कुछ तो ऐसा करो जी7 वालों, या बदलती हुई दुनिया जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग कंट्रीज दिखें, उस चीज़ को दिखाने के लिए जी20 बनाया गया। जी20 मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स को कर रहा है, ये डब्ल्यूटीओ से डील कर रहा है, ये फाइनेंसेस, सब्सिडीज, करेंसी क्राइसिस, इन सब पे बात कर रहा है। मेन मकसद मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैनेज कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग कंट्रीज के, ग्लोबल साउथ के, बेसिकली कहीं ना कहीं से कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव है ग्लोबल साउथ का, बिकॉज जो ग्लोबल नॉर्थ पे इल्ज़ाम लगता रहा कि जी7 जैसे इंस्टीट्यूशन ग्लोबल साउथ के एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं देते, उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया। तो ये बात करता है डेवलपमेंट की, बेटर इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन की, इकोनॉमिकल ग्रोथ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, तमाम वर्ल्ड के इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बेहतर तौर पर ज़्यादा इंटीग्रेटिव इन नेचर बनाने के लिए, ज़्यादा इंक्लूसिव इन नेचर बनाने की, ताकि जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर दिखे। एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, सस्टेनेबिलिटी पे इसका फोकस है। वो जी7 पे इल्ज़ाम लगता है ना इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वाला, वो अपने पे लगने नहीं देना चाहता। पर हालांकि आप देखेंगे जब इन्वायरमेंट पे टॉक होता है तो अक्सर जी20 की कई कंट्रीज अवॉइड करती हैं नॉर्म्स को पूरा करने के लिए, बिकॉज वो कहती है हमारी तो ग्रोथ अभी शुरू हुई है। साथ के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैनेज करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैनेज करना, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। इसके जो अटेंडीज होते हैं मीट्स में, उसमें आईएमएफ का एमडी, आईएमएफ का चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब आप समझिए, जो दुनिया को लोन दे रहे हैं, जो दुनिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज कर रहे हैं, वो इसमें आ रहे हैं, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है।
EU को उसकी प्रेसिडेंसी रिप्रेजेंट करती है। इसका मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हुए तमाम कंट्री से ग्रोथ को बढ़ावा देना है। साथ के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिस्टम को, वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम को, जिस पे इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो एक न्यू कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन है, उसको रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर बनाना है। न्यू इमर्जिंग कंट्रीज़ को उसके एक साथ न्यू इमर्जिंग कंट्रीज़ को उसकी एक जो उसकी एक ड्यू प्लेस है इकोनॉमिकल मार्केट में या ग्लोबल इकोनॉमिक्स में प्रोवाइड करवाना है। इमर्जिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, मेक्सिको, इनको वर्ल्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वर्ल्ड पॉलिसी मेकिंग स्टेज पे एक रोल देना है। कहीं ना कहीं जो G7 पे इल्ज़ाम लगता है उसको हटाना है और एक बेहतर एक तरह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक का है, लिबरल ब्लॉक, एक मजबूत लिबरल कैपिटलिस्ट ब्लॉक बनाना है। प्रॉब्लमेटिक है कुछ मामलों में, हालांकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इंश्योर करवाना है। अब यहाँ थोड़ा टेढ़ी खीर है। वर्ल्ड पावर्स चाहती हैं कि G20 कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बने, बहुत बेहतर, पर वो साथ में कहती है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी करें, बिकॉज आपका जो सिस्टम है वो उतना प्रोडक्टिव इन नेचर नहीं है, इतना ज़्यादा उसमें लीकेजेस हैं। लीकेजेस हटाइए। जब वो लीकेजेस हटाने की बात करते हैं तो बेसिकली सब्सिडीज़ को खत्म करने की बात करते हैं। सब्सिडीज़ बड़ी सेक्रोसेंट होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, स्पेसिफिकली साउथ एशिया जैसे इलाके में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई वो दिखती हैं। मेन फोकस G20 का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन्फ्लेशन को मैं ऑब्जर्व करना, ग्लोबल फाइनेंशियल और एग्रीकल्चर इश्यूज के ऊपर एक इम्पोर्टेंट एक मजबूत व्यू पॉइंट बनाना, और साथ के साथ ग्लोबल मार्केट्स में को मैनेज करना, ग्लोबल मार्केट्स को कोलैप्स को बचाना, मोनोपोलीज को रोकना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना, बेसिकली काफ़ी प्रोग्रेस की बात करना। हालांकि इसके क्रिटिसिज्म भी उतने हैं। नॉर्वे ये कहता है कि भाई देखो, हम तो यूनाइटेड नेशन के सबसे बड़े डोनर्स में से एक है, बट हम तो इसके मेंबर ही नहीं है, आपने हमें तो शामिल ही नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर हो। G20 के बारे में वो कहता है कि एक बात बताइए, आपने कह दिया कि आप दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया किसने? इसके अंदर नाइजीरिया नहीं है, इसके अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं है, इसके अंदर अगर आप देखें तो जो दूसरी बड़ी इकोनॉमीज हैं, ईरान वगैरह, वो नहीं है। तो ये कहते हैं आपको किसने कहा कि आप डेवलपिंग वर्ल्ड के मेंबर हैं? चिली कहता है भाई हम नहीं है, तो हम कहाँ हैं? हमसे बिना पूछे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेवलपिंग वर्ल्ड के बन कैसे गए? तो बेसिकली आप चले थे G7 को काउंटर कर दें, और आपने अगेन एक छोटा सा गैंग बना लिया। मतलब कि कास्ट सिस्टम खत्म करना था, वो खत्म कर नहीं पाए, हम अगेन अपर कास्ट का हिस्सा बन गए। मतलब कि अपर कास्ट, मतलब अपर जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस ने अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए जो लोअर क्लासेस हैं, जो पेरीफेरी हैं, उनमें से कुछ को उठा के सेमी पेरीफेरी वाली कंट्रीज को उठा के कोर में शामिल कर लिया, ताकि गैंग और मजबूत हो जाए और ये भी दिख जाए कि हमने रिफॉर्म्स भी लिया है। एक पॉइंट सिंगापुर कहता है लेजिटिमेसी नहीं है। लेजिटिमेसी कैसे है भाई? तुम खुद अपने आप में बात इकोनॉमिकल कॉपरेशन ही कर रहे हो, तो ग्लोबल इकोनॉमिकल कॉपरेशन, ग्लोबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए तो सब इसमें होने चाहिए, ओपन फॉर ऑल होना चाहिए। या बदलते हुए वर्ल्ड को चेंज रिप्रेजेंटेशन की आप बात करते हो, तो आज अर्जेंटीना की इकोनॉमी गिर रही है, नाइजीरिया की ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, हमें क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? सिंगापुर कहता है हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा है, हमारी जीडीपी भले ही कम है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन कम है, हम एक छोटी कंट्री, हम कहाँ हैं? आप हमारे बिहाफ पे कैसे कह सकते हो कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में डील करेंगे या उनको रिफॉर्म करने की बात करेंगे? तो ये सवाल वाज़ेह तौर पर उठता दिखता है। इसी कारण एक इनफॉर्मल ग्रुप जिसे G28 कहा जाता है, जिसमें कंट्रीज लाइक पाकिस्तान भी शामिल है, उसका क्रिएशन हुआ, जो एक काउंटर ग्रुप की तरह बना, जिसने कहा भैया या तो हमें शामिल करते, आपने हमें शामिल किया नहीं, तो अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव या डेवलपिंग वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो गए जी? ये इसमें आता है। साथ के साथ इसका भी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, एक इनफॉर्मल मीटिंग्स है। अब आप गौर करें, इनके आपस में मेंबर्स की नहीं बनती, कैसे? अब रशिया बैठा है और पूरा वेस्ट यूरोप इसमें बैठा है। अब अगर आप मीटिंग करेंगे, एक तरफ G7 कह रहा है रशिया पे एम्बार्गो लगाओ, G20 कहता है इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन की बात, तो फिर रशिया कहाँ गया? चाइना इसका मेंबर है, चाइना इज मेजर राइवल है वेस्ट का। इंडिया चाइना आपस में सबसे बड़े राइवल हैं, ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं। जापान को मेजर थ्रेट है चाइनीज इकोनॉमी से। सिमिलरली वेस्ट चाइना को एक डंपिंग इकोनॉमी के तौर पे देखता है, जो डंप करता है। तो क्राइसिस विद इन द इंस्टीट्यूशन है। एटलीस्ट G7 में एक बेटर कोऑर्डिनेशन है अगर माइनस रशिया कर दिया जाए, बट G20 में तो खुद राइवल कैंप्स है, तो आपकी लेजिटिमेसी आएगी कैसे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, सिंगापुर जैसी कंट्री कहती है तो अपने आप में एक एलीट क्लब है, बिकॉज ये क्लब खुद डिस्क्रिमिनेट कर रहा है।
ये क्लब तो रिप्रेजेंटेटिव नेचर है ही नहीं। हमने कब आपको हमारा राइट दिया? सिमिलरली आपने ऐसा क्या करा? आप तो खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से पीड़ित हैं। तो ये चीज़ें हमें इसमें होती हुई दिखती हैं। स्टिल पर G20 एक मेजर इंस्टीट्यूशन है बिकॉज़ इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ कहीं न कहीं इसके अंदर मेंबर्स हैं। ये एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स इन कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। खासकर इश्यूज़ जैसे सब्सिडीज़, ट्रेड टैरिफ, ट्रेड बैरियर्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज़, तुम्हारे अननेसेसरी ट्रेड वॉर्स के इश्यू। तो कहीं न कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बट नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी इसके उतने ही हैं। तो फिलहाल की सीरीज़ के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स।